लड़की ने सामने इशारा करते हुए कहा, चोनजोंग, इस कंपनी को मौत का श्राप दो। फिर उसने उसे सांजुल टॉक नाम की कंपनी के बारे में बताया। यह एक एआई चैटबॉट था जो किसी भी इंसान की तरह बातचीत कर सकता था। लोग इसका इस्तेमाल रिश्ते खत्म करने, परेशान करने वाले लोगों से बात करने या मानसिक तनाव कम करने के लिए करते थे। प्रेजेंटेशन देखकर जोंग को लगा कि यह बस एक और साधारण ऐप है और उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। लड़की ने उसे डांटते हुए कहा, तुम सच में कुछ नहीं जानते। यह सिर्फ एक ऐप नहीं है। यह जनरेशन जेड में बहुत बड़ा ट्रेंड बन चुका है और इसके करोड़ों यूजर हैं। जोंग ने सिर खुजलाते हुए कहा, मैंने इसका नाम भी नहीं सुना, लेकिन इसका मुझसे क्या संबंध है? लड़की गंभीर होकर बोली, मैंने पहले ही कहा था कि हम श्राप देने आए हैं। हमारा निशाना यही कंपनी है। इसके शेयर लगातार ऊपर जा रहे हैं और हमें इन्हें नीचे गिराना है। यही तुम्हारी परीक्षा होगी। रिचुअल की तैयारियां शुरू हो गईं। जोंग ने सारे उपकरण देखे और बोला, यह सब बहुत ही शौकिया लग रहे हैं। लड़की ने भी उसकी बात से सहमति जताई। कुछ देर बाद जोंग ने अपना टूटा हुआ फोन निकाला और डेथ मेटल बैंड को एक गाना सुनाया। बैंड तुरंत उसकी लय समझ गया और उसी के अनुसार बजाना शुरू कर दिया। उधर कंपनी का एक अधिकारी लड़की से बोला, क्या सच में इस बच्चे को परखने के लिए इससे बेहतर कंपनी नहीं मिली? कल ही इस कंपनी की वित्तीय रिपोर्ट आई है और उसके बाद इसके शेयर 33% बढ़ चुके हैं। क्या आपको सच में लगता है कि यह लड़का ऐसी कंपनी को गिरा देगा? लड़की शांत स्वर में बोली, अगर हमें यूइडो के सबसे बड़े शमनों से मुकाबला करना है तो कम से कम इतनी ताकत तो होनी ही चाहिए। इस लड़के को कम मत समझो। उसने आगे कहा, जब मैं छोटी थी मुझे भयानक आध्यात्मिक बीमारी हो गई थी। उसी की दादी ने रिचुअल करके मुझे ठीक किया था। असली प्रतिभा खून में बहती है। फिर उसने कहा, बहुत समय बर्बाद हो चुका है, अब रिचुअल शुरू करो। जोंग तैयार तो हो गया, लेकिन उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर किसी पूरी कंपनी को श्राप कैसे दिया जा सकता है? उसे सारी तैयारियां समझ से बाहर लग रही थीं, लेकिन अब वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था। वह पहले ही ऐसी जगह पहुंच चुका था जहां से पीछे हटना संभव नहीं था। उसने अपना हथियार उठाया और रिचुअल शुरू करने के लिए आगे बढ़ गया। उसी समय डेथ मेटल बैंड ने तेज संगीत बजाना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ ही देर में सबको एहसास हुआ कि जोंग उस संगीत की लय के साथ खुद को बिल्कुल भी नहीं मिला पा रहा था। बैंड संगीत रोकने ही वाला था कि लड़की ने चिलगुन से पूछा, क्या तुम्हें रिचुअल शुरू होने के बाद कोई अजीब काली ऊर्जा महसूस हो रही है? उसने सिर हिलाकर कहा, नहीं। फिर लड़की ने अधिकारी से पूछा, क्या कमरे का तापमान कम हुआ है? जांच करने के बाद उसने कहा, सब कुछ बिल्कुल सामान्य है। यह सुनते ही अधिकारी समझ गया कि रिचुअल पूरी तरह असफल हो चुका है। लड़की सीधे जोंग के पास गई और जोरदार थप्पड़ मार दिया। गुस्से में जोंग बोला, मुझे क्यों मारा? लड़की ने उसे घूरते हुए कहा, मैं तुम्हें हर दिन 30 लाख वॉन दे रही हूं। इतना पैसा किसी मस्खरे का तमाशा देखने के लिए नहीं देती। जोंग ने हैरानी से कहा, मैं तो वही कर रहा हूं जो आपने कहा था। आखिर मुझसे गलती कहां हुई? लड़की बोली, तुम्हारे रिचुअल में किसी को मारने की इच्छा ही नहीं है। पहले जब तुमने उस लड़के को श्राप दिया था तब तुम्हारा तरीका भले ही अनाड़ी था, लेकिन उसमें असली हत्या की भावना थी। अभी जो कर रहे हो वह सिर्फ एक मंच पर किया जाने वाला प्रदर्शन लगता है। जोंग चिल्लाकर बोला, बिल्कुल अलग होगा। उस लड़के ने मुझे रोज सताया था, लेकिन इस कंपनी ने मेरा क्या बिगाड़ा है? जिसने मेरा कुछ नहीं किया उसे मैं श्राप कैसे दूं? लड़की ने धीरे से अपनी उंगली उसके सीने पर रखी और गोल घुमाते हुए बोली, तुम कर सकते हो। लड़की ने कहा कि उसे बस इतना करना है कि अपने अंदर भरी सारी नफरत, गुस्सा, दर्द और नकारात्मक भावनाओं को एक जगह इकट्ठा करे और फिर उन्हें एक ही बार में बाहर निकाल दे। यह सुनकर जोंग एकदम चुप रह गया। लड़की ने आगे कहा, उन माता पिता के बारे में सोचो जिन्होंने तुम्हें छोड़ दिया। उस अकेलेपन को याद करो जो बचपन में तुम्हें हर दिन महसूस होता था, जब तुम्हें किसी अपने की जरूरत होती थी। अपनी दादी की ठीक से देखभाल न कर पाने की बेबसी को याद करो। कर्ज के बोझ से हर दिन होने वाली चिंता को याद करो। उन सहपाठियों को याद करो जो तुम्हारी गरीबी का मजाक उड़ाते थे। हर दिन होने वाली बुलिंग को याद करो। और अगर यह सब भी काफी नहीं है तो अभी जो थप्पड़ मैंने तुम्हें मारा उसकी बेइज्जती को याद करो। अब मुझे श्राप दो। इतना सुनते ही जोंग के अंदर दबा हुआ गुस्सा फट पड़ा। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। लड़की बोली, यह आखिरी मौका है जो मैं तुम्हें दे रही हूं। अगर करना है तो मुझे श्राप दो। जोंग की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने महसूस किया कि लड़की की कही हर बात सच थी। सारी दर्दनाक यादें एक साथ उसके मन में उमड़ आईं। वह दुख से भर गया, लेकिन उसने तय कर लिया कि इस मौके को हाथ से नहीं जाने देगा। उसने अपनी तलवार की धार को नंगे हाथों से कसकर पकड़ लिया। उसकी हथेली से खून बहने लगा। यह देखकर लड़की भी हैरान रह गई। उसी पल जोंग को समझ आ गया कि असली रिचुअल कैसे किया जाता है। लड़की ने डेथ मेटल बैंड को इशारा किया और वे दोबारा बजाने लगे। इस बार जोंग ने अपनी मुद्रा बनाई और पूरे मन से रिचुअल शुरू कर दिया।
बैंड का एक सदस्य उसे देखकर दंग रह गया। अब ज्योंग उनके संगीत की लय पर नहीं चल रहा था, बल्कि पूरा बैंड उसकी लय के अनुसार बजा रहा था। रिचुअल करते करते ज्योंग पूरी तरह एक अलग अवस्था में पहुंच गया। चीफ ने कमरे का तापमान दोबारा देखा। इस बार तापमान सचमुच गिरने लगा था। लड़की ने ज्योंग की ओर देखा और उसे ऐसा लगा जैसे उसके अंदर उसकी दादी की झलक दिखाई दे रही हो। वह समझ गई कि उसकी असली प्रतिभा अब जाग चुकी है। उसी समय ज्योंग की छाती पर एक काला निशान उभर आया। अपने दिल में उसने चुपचाप प्रण लिया, मैं इस फूल को पूरी तरह खिलाकर रहूंगा। अगले ही पल उसके भीतर से एक काला फूल खिल उठा। बसंत में फूल खिलते हुए सभी ने देखे हैं, लेकिन किसी फूल के खिलने का वह पहला क्षण बहुत कम लोग देख पाते हैं, और जो उसे देख लेते हैं उन्हें एक अलग ही एहसास होता है। चिलगुन ने लड़की की तरफ देखा और हैरान रह गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने पूछा, आप रो क्यों रही हैं? लड़की ने उस खिले हुए काले फूल से नजर हटाए बिना धीरे से कहा, सिर्फ इस पल को देखना ही किसी को रुलाने के लिए काफी है। फिर उसने दृढ़ आवाज में कहा, यह लड़का यूइडो का सबसे खतरनाक शमन बनेगा। रिचुअल खत्म होते ही ज्योंग की आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा। धीरे धीरे उसकी चेतना खत्म होने लगी। बेहोश होने से पहले आखिरी बार उसने अपनी दादी का चेहरा देखा। लड़की तुरंत उसके पास दौड़ी। जांच करने पर उसे पता चला कि ज्योंग को शरीर का तापमान बहुत कम हो जाने और खून की कमी की समस्या हो गई है। उसने तुरंत शोगुन को आदेश दिया, स्टोर रूम से तुरंत पट्टियां और हॉट पैक लेकर आओ। शोगुन बिना देर किए भाग गया। लड़की ने बाकी कर्मचारियों से कहा, हैंसल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में तुरंत एक वीआईपी कमरा बुक करो और बिना किसी शोर शराबे के एम्बुलेंस भेजो। साथ ही उसने दूसरी टीम को आदेश दिया, एसजे टेक्नोलॉजी से जुड़ी हर खबर और हर ऑनलाइन अफवाह पर लगातार नजर रखो। सफाई करने वाली टीम से उसने कहा, रिचुअल का एक भी सबूत नहीं बचना चाहिए। फिर उसने कांपते हुए ज्योंग को गर्म कंबल में लपेट दिया और उसके शरीर पर हॉट पैक रखा। उसके माथे पर हाथ फेरते हुए उसने कहा, डरो मत, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। उसी रात पोनियो न्यू टाउन में स्थित एसजे टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशंस का मुख्यालय असामान्य रूप से शांत था। एक अंधेरे ऑफिस में कंपनी के संस्थापकों में से एक पार्क चोंग वान अकेले कई कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठा था। उसी ने संजय टॉक का एल्गोरिदम बनाया था, लेकिन अपनी ही बनाई कंपनी में अब वह खुद को सबसे अलग और अकेला महसूस कर रहा था। जब उसने अपने सहकर्मियों के हाल के संदेश देखे तो उसे महसूस हुआ कि सब उससे बहुत ठंडे व्यवहार से बात कर रहे हैं। अचानक उसके मन में एक डरावना विचार आया, कहीं उन्होंने मुझे उसी ऐप में अनफ्रेंड करने के लिए तो दर्ज नहीं कर दिया जिसे मैंने खुद बनाया था। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि ऐसा नहीं हो सकता। उसने पूरी जिंदगी इस कंपनी को बनाने में लगा दी थी, लेकिन उसके मन की बेचैनी खत्म नहीं हुई। आखिरकार उसने एडमिन टर्मिनल खोला और कंपनी के गुप्त डेटाबेस में प्रवेश करने के लिए अपनी जानकारी दर्ज की। कीबोर्ड पर उसकी उंगलियां रुक गईं। वह दुविधा में था। यूजर की प्राइवेसी की रक्षा करना ही इस ऐप का सबसे बड़ा सिद्धांत था। डेटाबेस खोलना उसे अपने ही बच्चे के साथ विश्वासघात जैसा लग रहा था। लेकिन अगर उसकी शंका सच निकली तो वह अगले दिन अपने साथियों का सामना कैसे करेगा? उसी समय रिचुअल के दौरान बुलाया गया विशाल दैत्य चुपचाप ऑफिस में प्रवेश कर गया। उसने अपनी विशाल भुजा खिड़की के पर्दों के बीच से अंदर बढ़ाई और चुपचाप पार्क चोंग वान के पीछे खड़ा हो गया। उसने धीरे से उसके पहले से डगमगाते मन को पूरी तरह अंधेरे की ओर धकेल दिया। स्क्रीन पर संदेश आया, क्या आप सच में यूजर लॉक खोलना चाहते हैं? कुछ पल सोचने के बाद उसने आखिरकार हां पर क्लिक कर दिया। अगली सुबह हैंसल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के वीआईपी रूम में गोल्डन क्रॉस इन्वेस्टमेंट्स के सीईओ जस्टिन ली की नींद खुली। अभी वह पूरी तरह जागा भी नहीं था कि मैनेजर मी ने कहा, पैसा किसी का इंतजार नहीं करता। उसने उसे टैबलेट दिखाया। एसजेटेक के शेयर पहले ही 33% ऊपर जा चुके थे। मैनेजर मी बोली, मार्केट खुलते ही हमें इस कंपनी के खिलाफ शॉर्ट पोजीशन लेनी होगी। जस्टिन हैरान रह गया, फिर मुस्कुराकर बोला, तुम कभी बिना यकीन के फैसला नहीं लेती। उसने पूछा, कितना पैसा तैयार करना होगा? शायद मैं लगभग $80 लाख जुटा सकता हूं। मैनेजर मी ने सिर हिलाया, नहीं, कम से कम $8 अरब चाहिए। यह सुनकर जस्टिन पूरी तरह चौंक गया। इतनी बड़ी रकम? यह तो नामुमकिन है। मैनेजर मी शांत स्वर में बोली, तो मेरे लिए रखे गए $10 अरब के बोनस का इस्तेमाल कर लो। फिर उसने कहा, मैं आम तौर पर मुनाफे का 7% लेती हूं, इस बार मुझे 10% चाहिए। जस्टिन कुछ देर तक उसे देखता रहा। उसे पहले लगा कि वह पागल हो गई है, लेकिन फिर उसने सोचा, कोई भी $10 अरब का जोखिम तब तक नहीं लेगा जब तक उसे 100% भरोसा ना हो। ठीक है, मैं तुरंत शॉर्ट पोजीशन तैयार करता हूं। फोन रखने से पहले मैनेजर मी ने उसे एक सलाह दी, औरतों से थोड़ा दूर रहो। अगर तुम अपनी यांग ऊर्जा ऐसे ही बर्बाद करते रहे तो पैसा कभी तुम्हारे पास नहीं टिकेगा। उसने तुरंत अपने पास बैठी दोनों महिलाओं को हटाया
बाल बांधे और मार्केट की तैयारी करने निकल गया। उधर अस्पताल में ज्योंग की आंख खुली। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह कहां है। तभी उसने सामने देखा। मैनेजर मी अभी अभी नहाकर बाहर आई थी। उसे देखकर ज्योंग शर्म से लाल हो गया और तुरंत अपना चेहरा ढक लिया। मैनेजर मी बोली, आराम से रहो, तुम अस्पताल में सुरक्षित हो। शर्माते हुए ज्योंग बोला, पहले कृपया कपड़े पहन लीजिए। उसने उसकी बात अनसुनी कर दी और घड़ी देखते हुए बोली, जानते हो अभी कितने बजे हैं? सुबह के 9 बजे हैं। शेयर बाजार अभी खुलने वाला है। अगले कुछ घंटों में तुम्हारा भविष्य तय होगा। उसने टीवी चालू किया और दोनों मार्केट देखने लगे। घंटी बजते ही ट्रेडिंग शुरू हुई। एसजे टेक का शेयर और 3.7% ऊपर चला गया। कुछ घंटे बीत गए। दोपहर 2 बजे तक शेयर लगभग 7% और बढ़ चुका था। यह देखकर ज्योंग घबरा गया। आपने कहा था आज मेरी किस्मत बदलेगी, लेकिन शेयर तो लगातार ऊपर जा रहा है। मैनेजर मी बिल्कुल शांत रही। तभी मैनेजर ज्योंग उन कमरे में आया। उसने कहा, मार्केट खुलने के बाद से एसजे टेक लगातार ऊपर जा रहा है। गोल्डन क्रॉस के निवेशक घबरा गए हैं। अगर यह सौदा फेल हुआ तो वे आपको जिम्मेदार ठहराएंगे। मैनेजर मी ने बिना घबराए जवाब दिया, रिचुअल सफल हुआ था। तुम वहां मौजूद थे। तुमने खुद महसूस किया था। बस इंतजार करो, शेयर गिरेगा और अगर हमारे निवेशकों का पैसा डूब भी गया तो मैं अपनी हर संपत्ति बेचकर उनका नुकसान भर दूंगी। यह सुनकर ज्योंग बिल्कुल स्तब्ध रह गया। उसे समझ नहीं आया कि वह उसके लिए इतना बड़ा जोखिम क्यों उठा रही है। उसके मन में डर बैठ गया। अगर आज यह सौदा सच में असफल हो गया तो क्या मुझे ही इतना सारा नुकसान चुकाना पड़ेगा? इसी चिंता में वह लगातार चार्ट देखता रहा। शेयर लगातार नई ऊंचाइयां बना रहा था। फिर अचानक एक छोटी लाल कैंडल बनी। उसके तुरंत बाद एक बहुत बड़ी लाल कैंडल नीचे की ओर टूट पड़ी। कीमत तेजी से गिरने लगी। ज्योंग और मैनेजर मी दोनों स्क्रीन को देखते रह गए। ज्योंग ने कांपती आवाज में पूछा, क्या क्या इसका मतलब शेयर सच में गिर रहा है? मैनेजर मी के हाथ कांपने लगे। उसने स्क्रीन से नजर हटाए बिना कहा, हां, यह गिर रहा है और लगातार गिरता ही जा रहा है। रिचुअल का असर तुरंत एसजे टेक्नोलॉजी पर दिखाई देने लगा। मार्केट में अफरा तफरी मच गई। कंपनी के अंदर के लोग बड़ी मात्रा में अपने शेयर बेचने लगे। ट्रेडर्स समझ नहीं पा रहे थे कि रिकॉर्ड मुनाफा कमाने वाली कंपनी अचानक इतनी तेजी से कैसे गिर गई। कुछ ही देर बाद सच्चाई इंटरनेट पर सामने आ गई। अनफ्रेंड टॉक के मूल डेवलपर पार्क चोंग वान ने एक वेबसाइट बना दी थी जो यह बता रही थी कि किस यूजर को किसने अपनी अनफ्रेंड लिस्ट में डाला है। जिन लोगों पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था, उन्हीं से धोखा मिलने के बाद उसने बदले की भावना में अपनी ही बनाई तकनीक को नष्ट कर दिया और उसी दिन विदेश भाग गया। इस घटना से लोगों का ऐप पर से भरोसा पूरी तरह टूट गया। अपना डेटा बचाने के लिए एक ही दिन में लगभग 10 लाख लोगों ने अपने अकाउंट डिलीट कर दिए। लगातार 3 ट्रेडिंग दिनों तक कंपनी का शेयर गिरता रहा और लगभग शून्य पर पहुंच गया। कंपनी का सीईओ सार्वजनिक रूप से लोगों से माफी मांगने लगा। उधर अस्पताल में ज्योंग अपने हाथों पर बंधी पट्टियां देखते हुए चुपचाप खाना खा रहा था। वह मन ही मन सोच रहा था, क्या मेरी पहली नौकरी सच में सफल हो गई? लड़की यह देखकर हैरान रह गई कि इस लड़के के एक ही मृत्यु श्राप ने न केवल एक बड़ी कंपनी को बर्बाद कर दिया, बल्कि पूरे टेक सेक्टर को भी हिलाकर रख दिया। उसे समझ आ गया कि यह लड़का पैसे कमाने की एक असाधारण मशीन है। वह उसके पास आई और मुस्कुराते हुए बोली, तुमने परीक्षा शानदार तरीके से पास कर ली है। फिर उसने औपचारिक रूप से उसका स्वागत किया और कहा, आज से तुम यूडो के असली शमन हो। अब डरपोक की तरह व्यवहार करना छोड़ दो और मुझे मैम कहकर बुलाओ। आज से मैं तुम्हारी टीम लीडर हूं। कुछ दिनों बाद पूरी तरह ठीक होने पर ज्योंग गोल्डन क्रॉस इन्वेस्टमेंट्स के शानदार मुख्यालय पहुंचा। मैनेजर मी ने उसकी मुलाकात कंपनी के सीईओ जस्टिन ली से करवाई। जस्टिन अपने ऑफिस में हवाईयन शर्ट और काला चश्मा पहनकर आराम से बैठा था। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वह अरबों की कंपनी का मालिक है। जैसे ही उसने ज्योंग को देखा, वह उससे मिलने के लिए उत्साहित हो गया। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि ज्योंग अभी नाबालिग है। ज्योंग घबरा गया। उसे लगा कि उसकी उम्र जानकर कहीं जस्टिन उसे नौकरी से निकाल ना दे। उसकी चिंता समझते हुए मैनेजर मी बोली, अगर मुझे इस पर भरोसा नहीं होता तो क्या मैं इसे यहां लेकर आती? जस्टिन हंस पड़ा। सच कहूं तो मुझे लगा था यह तुम्हारा भांजा है। फिर उसने अपना बिजनेस कार्ड निकाला, अपना परिचय दिया और मुस्कुराते हुए ज्योंग से हाथ मिलाया। तुम्हारे साथ काम करने का इंतजार रहेगा। औपचारिक बातें खत्म होते ही जस्टिन ने ताली बजाई। कुछ ही सेकंड में एक महिला कर्मचारी काले रंग का बड़ा डिजाइनर बैग लेकर अंदर आई और उसे मेज पर रख दिया। जस्टिन ने धीरे धीरे बैग की जिप खोली। अंदर नोटों की बड़ी बड़ी गड्डियां भरी हुई थीं, जिनकी कुल कीमत 54 करोड़ 30 लाख वॉन से भी ज्यादा थी। उसने बैग ज्योंग की तरफ सरका दिया। यह सब तुम्हारा है। ज्योंग हैरानी से पैसे देखता रह गया।
उसे समझ ही नहीं आया कि कोई उसे इतनी बड़ी रकम क्यों दे रहा है। उसे तो लगा था कि उसे सिर्फ 6 घंटे की मजदूरी मिलेगी। मैनेजर मी मुस्कुराई और बोली, तुम्हारे रिचुअल की वजह से गोल्डन क्रॉस ने एसजे टेक के शेयर गिरने पर अरबों का मुनाफा कमाया है। यह उसी मुनाफे में तुम्हारा हिस्सा है। यह सुनकर जोंग पूरी तरह स्तब्ध रह गया। उसके सामने पहली बार आधे अरब वॉन से भी ज्यादा नकद रखे थे। उसे चुप देखकर मैनेजर मी मजाक में बोली, अगर नहीं चाहिए तो मैं वापस ले लेती हूं। इतना सुनते ही जोंग ने बैग को दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया। वह किसी भी कीमत पर अपनी नई जिंदगी अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहता था। उसने सोचा, इतने पैसों से मैं अपनी पूरी जिंदगी बदल सकता हूं। जस्टिन मुस्कुराते हुए बोला, इसी तरह मेरे साथ काम करते रहो, तुम्हें इससे भी ज्यादा पैसा मिलेगा। तुम्हारी प्रतिभा असली है। तुमने गोल्डन क्रॉस के साथ एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, इसलिए कभी दूसरी कंपनी के लिए काम मत करना। ऑफिस से बाहर निकलने के बाद मैनेजर मी ने पूछा, इतने सारे पैसों का सबसे पहले क्या करोगे? जोंग ने बिना एक पल सोचे जवाब दिया, सबसे पहले मैं एक ऐसा काम करूंगा जिसका मैं बहुत समय से इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद वह अपनी दादी को शहर के एक महंगे कोरियन बारबेक्यू रेस्टोरेंट में लेकर गया। फोन देखते हुए उसे अपने पुराने दिन याद आने लगे। वह समय जब उसके पास स्कूल का साधारण खाना खरीदने तक के पैसे नहीं होते थे। गरीबी की वजह से उसे कितनी बार लोगों के सामने अपमान सहना पड़ा था। फिर उसने अपनी दादी को एक लग्जरी नर्सिंग होम का ब्रोशर दिखाया। वह जगह डिमेंशिया के मरीजों की विशेष देखभाल के लिए मशहूर थी, लेकिन उसकी दादी की याददाश्त लगातार कमजोर होती जा रही थी। उन्होंने मासूमियत से शिकायत की, तू अब मुझे खाना ही नहीं खिलाता। जोंग ने उन्हें कुछ नहीं समझाया, बस मुस्कुराया। दिल में दर्द होने के बावजूद उसने उनका हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, अब हमारे दुखों के दिन खत्म हो गए हैं। रेस्टोरेंट की खिड़की के बाहर खड़ी मैनेजर मी ये सब देख रही थी। उसने धीरे से एक लंबी सांस ली। उसे एहसास हुआ कि जोंग सचमुच बहुत अच्छा इंसान है। यूडो के बाकी निर्दयी शमनों की तरह पैसा और ताकत उसे बदल नहीं पाए हैं। उसने मन ही मन प्रार्थना की कि वह इस खतरनाक दुनिया में जिंदा रहे और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सके। धीरे धीरे वह खुद भी भावनात्मक रूप से उससे जुड़ने लगी थी। दूसरी ओर एक शानदार वीआईपी कमरे में ओसोंग फाइनेंस का सबसे शक्तिशाली शमन ताए हाल ही आराम से बैठा वाइन पी रहा था। तभी एक महिला उसके कान में धीरे से कुछ कहती है। रिपोर्ट सुनते ही उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती। वह कहता है, एसजे टेक का पतन गोल्डन क्रॉस की वजह से हुआ और उसके पीछे सिर्फ एक नया शमन था। काफी समय बाद किसी चीज ने उसकी दिलचस्पी जगाई थी। अगली सुबह जोंग अपनी दादी को शहर के सबसे शानदार एमराल्ड नर्सिंग होम लेकर गया। रिसेप्शन पर कर्मचारी ने बताया कि 2 साल की देखभाल का खर्च 7 करोड़ वॉन होगा। उसने पूछा, आप बैंक ट्रांसफर करेंगे या कार्ड से भुगतान करेंगे? जोंग ने बिना कुछ बोले अपना बैग खोला और 50,000 वॉन के नोटों की गड्डियां निकालकर सीधे काउंटर पर रख दी। एक ही बार में उसने पूरी फीस नकद जमा कर दी। इतनी बड़ी रकम देने के बाद भी उसके पास लगभग 44 करोड़ वॉन बच गए। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतने पैसे का क्या करे। उसने मैनेजर मी से पूछा, क्या बाकी पैसे बैंक में जमा कर दूं? मैनेजर मी ने तुरंत मना कर दिया। वह बोली, अगर तुम्हारे जैसे नाबालिग के खाते में अचानक करोड़ों वॉन जमा हुए तो सरकारी एजेंसियां तुरंत जांच शुरू कर देंगी। उसे समझ आ गया कि जोंग को पैसे संभालने का कोई अनुभव नहीं है, इसलिए उसने फैसला किया कि अब उसे असली प्रोफेशनल शमन की तरह निवेश करना सिखाया जाएगा। सबसे पहले वे एक रियल एस्टेट कंपनी पहुंचे। मैनेजर मी ने उसके लिए शहर के एक महंगे रिहायशी टावर में शानदार अपार्टमेंट किराए पर लिया। जोंग बोला, मैं अकेला रहता हूं, मेरे लिए इतना महंगा घर क्यों? मैनेजर मी ने समझाया, मृत्यु श्राप देने वाले रिचुअल शरीर और दिमाग दोनों को बहुत थका देते हैं। अगर तुम्हें आराम करने की अच्छी जगह नहीं मिली तो बाद में इलाज पर इससे भी ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। इसके बाद वे एक बड़े स्टोर गए और उसके नए घर के लिए महंगे फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदे। फिर मैनेजर मी उसे इंसाडों की तंग गलियों में छिपी एक पुरानी एंटीक दुकान पर ले गई। रास्ते में उसने कहा, एक प्रोफेशनल शमन हर काम के लिए दूसरे लोगों के उपकरण उधार नहीं लेता। उसके पास अपने खुद के रिचुअल टूल होने चाहिए। दुकान में घुसते ही बूढ़े मालिक ने जोंग को देखते ही पहचान लिया कि वह शमन है। मैनेजर मी बोली, हमें मुख्य रिचुअल के लिए एक श्रापित वस्तु चाहिए। हमारा बजट 10 करोड़ वॉन है। बूढ़ा आदमी अलमारी से खास घंटियों वाला रैटल निकाल कर लाया। उसे जोंग के हाथ में देते हुए उसने गंभीर आवाज में कहा, इसे बहुत संभाल कर इस्तेमाल करना। कभी ऐसा मत होने देना कि यह उपकरण तुम्हें ही अपने वश में कर ले। श्रापित वस्तु खरीदने के बाद भी जोंग के पास लगभग 15 करोड़ वॉन बचे हुए थे। मैनेजर मी बोली, अब समय आ गया है कि तुम्हारी अपनी टीम बनाई जाए। उसने समझाया, हर शक्तिशाली शमन के साथ एक अनुभवी सहायक होता है जो रिचुअल को बेहतर बनाता है और खतरे के समय उसकी मदद करता है। इसके बाद वे मेफिस्टोफेल्स की शमन राहुन्यू से मिलने पहुंचे, लेकिन राहुन ने तुरंत प्रस्ताव ठुकरा दिया। उसने कहा,
यह लड़का सिर्फ 3 दिन पहले शमन बना है, इसका कोई संरक्षक देवता भी नहीं है, और मेरा अपना काम भी बहुत अच्छा चल रहा है। मैनेजर मी मुस्कुराई और उसके ऑनलाइन बिजनेस की सच्चाई सबके सामने रख दी। यह सुनकर राहुल नाराज हो गई। तब मैनेजर मी ने असली प्रस्ताव रखा। साइनिंग बोनस 5 करोड़ वॉन, सालाना 20 करोड़ वॉन की सैलरी और रिटायरमेंट के बाद गंगनम में अपना निजी मंदिर। इतना कहकर उसने जोंग को हल्का सा इशारा किया। जोंग ने बैग खोला। अंदर 5 करोड़ वॉन नकद देखकर राहुल की आंखें फटी रह गईं। मैनेजर मी बोली, यह कोई साधारण शमन नहीं है। अगर तुम इसकी मदद करोगी और यह भविष्य में सबसे महान शमन बना तो तुम्हारा नाम भी इतिहास में लिखा जाएगा। यह सुनते ही राहुल उत्साह से कांपने लगी। कुछ ही पल बाद उसने मुस्कुराकर प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अब सिर्फ ताकतवर सुरक्षाकर्मी और संगीतकारों की जरूरत थी। वे एक निजी ऑफिस पहुंचे जहां स्टील ड्रैगन गैंग का पूर्व लेफ्टिनेंट डे चोई मौजूद था। शुरुआत में उसने एक किशोर लड़के का ड्राइवर और बॉडीगार्ड बनने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन जैसे ही मैनेजर मी ने 1 करोड़ वॉन का साइनिंग बोनस, सालाना 8 करोड़ वॉन की सैलरी और पूरा इंश्योरेंस ऑफर किया, उसका फैसला तुरंत बदल गया। खुशी में उसने जियोंग को अपने कंधों पर उठा लिया। बेचारा जियोंग शर्म से लाल हो गया। इसके बाद वे उसी डेथ मेटल बैंड के पास गए और उन्हें अपनी टीम का स्थायी संगीतकार बनने का प्रस्ताव दिया। बैंड के एक सदस्य ने हाथ मिलाते हुए कहा, पिछले रिचुअल के दौरान मैंने ऐसी शक्ति महसूस की थी जिसने मुझे पहले से भी बेहतर संगीत बनाने की प्रेरणा दी। सिर्फ उसी अनुभव की वजह से मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूं। दोनों ने हाथ मिलाकर समझौता पक्का कर लिया। घर लौटते समय जोंग ने मैनेजर मी को दिल से धन्यवाद दिया। मैनेजर मी मुस्कुराकर बोली, यह कोई एहसान नहीं है, यह एक बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट है। इससे हम दोनों का फायदा होगा। मुझे मेरा कमीशन मिलेगा और तुम पहले से भी ज्यादा अमीर बनोगे। अपने नए घर में जाने से पहले जोंग अपने पुराने घर से बाकी सामान लेने पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचते ही उसके कदम रुक गए। उसका पुराना घर पूरी तरह आग की लपटों में घिरा हुआ था। फायर ब्रिगेड आग बुझाने की पूरी कोशिश कर रही थी। पास में एम्बुलेंस भी खड़ी थी। अपनी आंखों के सामने अपने पुराने घर को जलते हुए देखकर जोंग सदमे में खड़ा रह गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह सब सच में हो रहा है।